Hello everyone, welcome back, and today we are going to continue the practical part of this chapter capital structure. क्वेश्चन 5 तक हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 6 से इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन पढ़ूंगा मैं, क्वेश्चन को हम समझेंगे एंड आई होप आप सही तरीका अपना रहे हैं पढ़ाई करने का. सर सही तरीका ये होता है कि पहले हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, हम ट्राई करेंगे जितना हो सकता है, जहां अटकता है अटको, कोई दिक्कत नहीं है. गलत आंसर आता है आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ आप और मैं हैं, और फिर आप वीडियो देखेंगे. सो आइए क्वेश्चन को देखते हैं. मैं पढ़ रहा हूँ वापस एक बार, मार्किंग करते जाएंगे जहां जहां पे मैं मार्किंग करूंगा. योयो लिमिटेड प्रेजेंटली हैज 36 lakhs इन डेट आउटस्टैंडिंग. कितना है डेट में उसके पास में? 36 लाख, और ये सिर्फ डेट है. Bearing an interest rate of 10%, it wishes to finance a 40 lakhs expansion program and is considering 3 alternatives. Additional debt 12% पे इशू किया जाए, preference shares with 11% and the issue of equity share at 16%. ये 3 ऑप्शन है, और जो एडिशनल 40 लाख रुपए लाना है उसके लिए कि या तो डेट, या तो प्रेफरेंस, या तो इक्विटी. The company presently has 8 lakh shares outstanding and is in 40% tax bracket. 5 चीजें दी हुई है आपको, पता है आपको पूरा. अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो एक सेकंड होल्ड करो, कुछ सेटिंग्स में बदलाव करने दो. कहीं तो कुछ खराब आ रहा था ना. ठीक है, करते हैं बाद में, अभी तो समझ नहीं आ रहा. तो आपको 5 चीजें दी हुई है सर इसमें, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो सबसे पहले और आखिरी में एग्जिस्टिंग क्या है वो दिया हुआ है, और उसके बीच में 3 चीजें जो दी हुई है वो 3 ऑप्शन है 40 लाख रुपए को लाने के लिए. तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं एग्जिस्टिंग क्या है मेरे पास में, ताकि मेरे को ना पिक्चर क्लियर रहेगी. कंफ्यूजन कहाँ होता है? जब सब कुछ ऐसे के टर्म में दिया होता है और हमको समझ नहीं आता है कि अभी हम शुरू कहाँ से करें. तो कुछ ना कुछ वर्किंग कर लो रफ में, अच्छी बात है. रफ में करो, नहीं आपको फेयर में करनी तो. अब हम यहां से शुरू करेंगे सर. क्वेश्चन नंबर 6. अभी मेरे पास में डेट कितना है और अभी मेरे पास में इक्विटी कितना है. ठीक है, एग्जिस्टिंग ये निकाल लेता हूं. चलो जी, ये छोड़ो, कैलकुलेटर लगेगा अपन को. 36 लाख, और आखिरी में देखोगे तो 8 लाख शेयर्स है. द कंपनी प्रेजेंटली हैज 8 लाख शेयर्स आउटस्टैंडिंग एंड इज इन 40% टैक्स ब्रैकेट. अब उन्होंने ना एक्चुअली फेस वैल्यू वगैरह नहीं दिए, तो हम मार्केट प्राइस लेके चलेंगे. और वैसे नंबर ऑफ शेयर्स की ना आपको ज़रूरत है, सिर्फ आपको वैल्यू की ज़रूरत है नहीं. ठीक है, इसीलिए उन्होंने ना दी भी नहीं है. एंड ये रुपीज़ में है, ये 8 लाख में लिखता हूँ सिर्फ नंबर्स में. ठीक है, रुपीज़ में नहीं. आप यहाँ पे 8 × 16 नहीं कर सकते, ये मार्केट वैल्यू हो जाएगी, बुक वैल्यू नहीं. अब हमको जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है सर 40 लाख की, और ये रिक्वायरमेंट 3 तरीके से फुलफिल की जा सकती है. सबसे पहले उन्होंने क्या दिया? उन्होंने सबसे पहले बोला कि आप डेट ला सकते हो 12% पे, प्रेफरेंस ला सकते हो 11% पे, और इक्विटी ला सकते हो 16 रुपए के शेयर से. सो तीनों ऑप्शन हम देख लेते हैं. डेट, प्रेफरेंस और इक्विटी. डेट का रेट है 12, 11 और ये 16 रुपए से इशू होगा. ठीक है, और कुछ फिलहाल के लिए इतना ही. आगे देखो, 40% टैक्स ब्रैकेट है, 8 लाख अभी एग्जिस्टिंग शेयर्स है हमारे पास में. इफ EBIT presently is 15 lakh, then what would be the earning per share for the 3 alternatives, assuming no immediate increase in the profitability. प्रॉफिटेबिलिटी में कोई इंक्रीज नहीं हो रहा सर, आप पैसा लेके आ जाओ लेकिन प्रॉफिट उतना ही रहेगा, ये मानो. क्योंकि जनरली प्रैक्टिकली क्या होता है, अभी आपके पास में 100 लाख है और अभी आप अगर 15 लाख कमा रहे हैं, ठीक है,
और अगर आप 40 लाख लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ तो कमाएंगे, तो वो अर्निंग भी तो ऐड होनी चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट ऐड कर रहे हो तो अर्निंग भी ऐड होनी चाहिए। लेकिन हमारा क्वेश्चन बोलता है कि फिलहाल तो नहीं होगी ना अर्निंग, उसको टाइम लगेगा आने के लिए, इसलिए फिलहाल 15 लाख मान के चलो और बताओ कौन सा ऑप्शन, सॉरी ईपीएस तीनों ऑप्शन में कितना होगा। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ईबीआईटी। सो ईबीआईटी कितना है सर? 15 लाख। ये मैंने लिख लिया है सब जगह पे। इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरेस्ट। अब एग्जिस्टिंग डेट भी है मेरे पास में, जिस पे मैं कितना परसेंट इंटरेस्ट दे रहा हूँ, आप अगर देखोगे तो 10% का इंटरेस्ट दे रहा हूँ। 36 लाख पे 10% कितना होता? 10% लगेगा, 12% लगेगा, 3,60,000। और मैं 40 लाख का अगर और डेट लेके आता हूँ 12% से, पहला वाला ऑप्शन आपका डेट का ही है, पहला वाला ऑप्शन आपका डेट का है 12%। सो 12 और 40 को अगर आप करोगे तो 4,80,000 हो जाते हैं। ये 3,60,000 तो हर केस में आएगा क्योंकि एग्जिस्टिंग है। ये आ जाएगा आपका ईबीटी। $6,60,000। 11,40। ठीक है, ये आपका 11,40 आ गया। आगे बढ़े, अब माइनस करेंगे हम सर टैक्स। सो टैक्स का रेट कितना है हमारे पास क्वेश्चन में? 40%। 40% पे टैक्स माइनस करो, 2 लाख। $396। 456। $684। ये आपका आफ्टर टैक्स प्रॉफिट हो जाएगा। हैंग हो गया, इसको मैं कहूँगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे 11% से, और ध्यान देंगे एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ भी नहीं है, जो भी है नया है, और नया सिर्फ इस वाले केस में यानी कि सेकंड वाले केस में। तो इन दोनों केस में आपको कोई प्रेफरेंस नहीं देने की ज़रूरत। यहाँ आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा 11% के हिसाब से 4,40,000। तो ये आ जाएगा EAT फॉर इक्विटी 396। $244 और 684। अब क्या करेंगे सर? ईपीएस निकालना है ना हमको। ईपीएस कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करके। पहले वाले केस में इक्विटी शेयर कितना? 8 लाख का 8 लाख जो एग्जिस्टिंग है, बस उससे ज़्यादा कहीं नहीं है। दूसरे वाले केस में भी 8 लाख ही आएगा, लेकिन तीसरे वाले केस में बदल जाएगा, क्योंकि तीसरे वाले केस में हमने पूरा का पूरा इक्विटी शेयर इशू किया है। 40 लाख का इक्विटी शेयर एक्स्ट्रा इशू किया 16 रुपये के रेट से। तो कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होंगे? $2,50,000 प्लस 8 लाख यानी कि 10,50,000 के इक्विटी शेयर होंगे आपके। अब आप अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा सर? ईपीएस जो क्वेश्चन ने हमको पूछा था 0.495। $244 डिवाइडेड बाय
8 लाख यानी कि 0.305 और 684 डिवाइडेड बाय 10,50,000 0.651। सो आप देख सकते हो कि तीसरे केस में जहाँ पे आप पूरा का पूरा इक्विटी इशू करते हो उस केस में आपका प्रॉफिट ईपीएस सबसे ज़्यादा आ रहा है और बनता भी है। क्योंकि दिक्कत क्या हो गई मैं बताता हूँ आपको। डेट इशू कर लिया अपन ने अभी तक 1-2 क्वेश्चन देखे, उसमें से देखा था कि यार कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है ना तो नॉर्मली चांसेस होते हैं कि डेट इशू करो ये आंसर आएगा, लेकिन अगर इसके हिसाब से देखें तो इक्विटी आंसर आ रहा है। क्यों पता है इस क्वेश्चन में इक्विटी क्यों आंसर आ रहा है? क्योंकि आपने एग्जिस्टिंग कैपिटल में 40 लाख और डाल दिया लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ाया। अगर आप उधर प्रॉफिट बढ़ाते ना तो यहाँ पे डेट वाला ऑप्शन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलो ठीक है, क्वेश्चन जैसा बोल रहे हैं हम वैसे करेंगे। तो ये आपका पहला वाला केस हो गया जहाँ पे उन्होंने सिर्फ ईपीएस निकालने बोला और हमने ईपीएस निकाल दिया तीनों के तीनों ऑप्शन में। आगे देखो, डेवलप एन इंडिफरेंस चार्ट फॉर दीज ऑल्टरनेटिव्स। अब आपको एक चार्ट बनाना है। चार्ट कैसे बनाएंगे सर? यहाँ ले लो ईबीआईटी और यहाँ ले लो ईपीएस। अब ईबीआईटी ले लो 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। दिस इज इन लैक्स। ईपीएस ले लो, आपके हिसाब से मतलब जैसा डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर मैं जाऊं तो ठीक है 0.20, 0.40, 0.60, 0.80 और ये 1 और ऐसे ऊपर बढ़ता जाएगा क्योंकि हमको बस इतनी ज़रूरत है तो हमने सिर्फ इतना लिया। 0.20 से शुरू किया था मैंने। अब आप देखो सबसे पहले ब्लू लाइन, ब्लू लेंगे हम सर पहले ऑप्शन के लिए जो कि है पूरा का पूरा डेट 40 लाख का। सो 8 लाख का इक्विटी प्लस 40 का डेट रहेगा उसमें। सो पहले ऑप्शन के लिए आपका ईपीएस कितना आ रहा है 0.495। सो 0.495 कहाँ आएगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ऑप्शन हुआ करता था, ठीक है 0.495 आएगा यहाँ पे, यानी कि 0.50 मान लो। अब मैं रेड लेता हूँ दूसरे ऑप्शन के लिए जिसमें डेट है। डेट में हमारा जा रहा है 0.305। अगर आप 0.305 देखेंगे तो वो आएगा कुछ यहाँ पे हाफ, ठीक है। और मैं अगर इक्विटी लेता हूँ तो इक्विटी का आ रहा है 0.65, यानी कि तकरीबन यहाँ पे ग्रीन ले लो, नीचे ही लेना पड़ेगा ऐसे। तो अब आप यहाँ से 3 लाइन गुजार सकते हैं। अब दिक्कत क्या है, हमारे पास में ना और डेटा नहीं दिया हुआ है। और डेटा होता तो आपके पास में अच्छा होता कि आपने लाइन शुरू कहाँ से करनी। अब ये लाइन शुरू कहाँ से करनी ये आपको कैलकुलेट करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा यहाँ पे। एक चीज़ कर सकते हैं, अगर मैं 5 लाख पे भी ईपीएस निकाल लूँ तो मेरे को ना स्टार्टिंग पॉइंट पता चल जाएगा। या फिर 0 अगर रहा तो पहले वाले केस में, चलो मैं देखता हूँ थोड़ा सा, मैं आपको क्या कर रहा हूँ ध्यान दो, मैं बताते जाता हूँ। वैसे आज से ज़रूरत नहीं लगती। 8,40,000 का मेरा इंटरेस्ट था पहले वाले केस में। अगर मेरी 0 ईबीआईटी होती है तो 8,40,000 का नेगेटिव प्रॉफिट आएगा, लेस 40% का टैक्स आएगा, तो 5,04,000 बचेगा। और डिवाइडेड बाय मैं नंबर ऑफ शेयर करूँगा 8 लाख, फिर तो और कुछ नहीं बचा। यस, तो नेगेटिव ईपीएस आएगा मेरा 0.63 का। तो नेगेटिव यानी कि फिर नीचे जाना पड़ेगा आपको। सो मैं एक काम करता हूँ 5 लाख से चलता हूँ, ठीक है। 5 लाख में भी नेगेटिव ईपीएस आएगा क्योंकि 8,40,000 मेरे को कम से कम कवर अप करना है। सो 8,40,000 के ऊपर ही मेरा पहला वाला ऑप्शन में पॉजिटिव ईपीएस आना शुरू होएगा। तो मैं लेता हूँ 10 लाख।
ध्यान दो, पहले ऑप्शन में मैं 10 लाख लेता हूँ क्योंकि 8,40,000 का मेरे को इंटरेस्ट देना है। माइनस करने के बाद में ये आया, इसके में से 40% टैक्स माइनस करने के बाद में 96 आया, डिवाइडेड बाय 8 लाख का अगर आप करोगे तो अब आपको पता चलेगा 0.12 EPS आता है। कब? ये 0.12 यानी कि एकदम नीचे में आ गया आप यहाँ पे। और ये कौन सा ऑप्शन था यार ये? हाँ, ये था हमारा डेट वाला ऑप्शन, ये प्रेफरेंस वाला ऑप्शन, और ये इक्विटी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो अभी मैं डेट वाले ऑप्शन में हूँ। डेट वाले ऑप्शन में मेरा कितना आ रहा है? 0.12 आ रहा है 10 लाख पे, यानी कि ये पॉइंट कहीं ना कहीं मेरा आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि अब मेरे को 2 पॉइंट मिल गए तो मैं एक अंदाज लाइन बना सकता हूँ। और अगर आपका ये पर्टिकुलर पॉइंट यानी 8,40,000 जो है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये है 8,40,000 का। अगर इससे कम आया ना आपका EBIT तो आपका EPS नीचे निगेटिव आने लग जाएगा। ठीक है, ये एक लाइन हो गई। अब बात करते हैं सर प्रेफरेंस वाली। प्रेफरेंस के लिए मुझे कम से कम कितना अर्निंग आफ्टर टैक्स चाहिए? प्रेफरेंस डिविडेंड है 4,40,000। 4,40,000 डिवाइड बाई 0.40 अगर करता हूँ तो 11 लाख, यानी कि 11 लाख माइनस 40% इस 660 नहीं सॉरी 4,40,000 डिवाइड बाई 0.60 तो 733 333 की EBIT अगर आती है तो माइनस 40% कर दूँ मैं तो 440 बचेगा और ये आ जाएगा 0 EPS। ठीक है, यानी कि इसमें भी हम 10 लाख का फिगर लेके चल सकते हैं। सो ध्यान दो, मैं 10 लाख ही लेता हूँ जो हमने पहले लिया था। 10 लाख अगर EBIT होती, इसमें से आप टैक्स माइनस करते 40% का, 6 लाख बचता। 6 में से 4,40,000 का आप प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते, डिवाइडेड बाय 8 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करते तो 0.20 आता। सो 0.20 आपका प्रेफरेंस वाला केस है, यानी कि आपका ये पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो आपकी ये लाइन जाएगी ऐसे। थोड़ा सा टाइम लगता है सर, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, अब लास्ट है इक्विटी। इक्विटी में भी ले लेते हैं हम। इक्विटी में तो देखो सर 8 लाख ऑलरेडी है, 40 लाख यानी टोटल 10,50,000 मेरे पास में नंबर ऑफ शेयर्स है। इक्विटी में अगर 0 EBIT रहा तो 0 EPS आएगा, यानी कि ये पॉइंट शुरू होगा यहाँ से, उसके नीचे नहीं जा सकता। तो ये लाइन बनेगी ऐसे, देख रहे हो? ऐसी बात है सर। ये है तीनों आपका चार्ट जो आप बोल रहे थे। मैंने 10 लाख लिया है, आप कोई भी एक फिगर लीजिए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा 8 लाख के ऊपर की फिगर लो तो आपका कैलकुलेशन बैठेगा थोड़ा सा, नहीं तो फिर नेगेटिव 2-3 जगह दिखाना पड़ेगा और वो हो जाएगी आपको दिक्कत। एक सेकंड होल्ड करो। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। ये आपका चार्ट वाला पोर्शन हो गया, आपको समझा क्या? मैंने बस प्लॉटिंग की है, EBIT नीचे ले लो, EPS ऊपर ले लो। EPS मैंने कैसे चूज़ किया? अगर आप देखोगे तो मेरे 3 EPS आते हैं 0.49, 0.30, 0.65, यानी कि 20-20 का अगर मैं गैप लूँ तो भी चलता। आप 15-15 का लो, आप 50-50 का लो, जितना ज़्यादा गैप लोगे ना उतना थोड़ा तकलीफ जाएगा पॉइंट को रखने में। पॉइंट अगर आप 10-10 का गैप लोगे तो और मेरे से भी ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनेगा। सो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसा बनाना पड़ेगा फिर आपको। ठीक है, और यहाँ पे आप EBIT, क्योंकि मेरा EBIT क्वेश्चन में दिया हुआ 15 लाख का था तो मैंने 15 लाख 5 के इसमें आता ही है तो 5, 10, 15, 20 ऐसे ले लिया। आप ऐसे भी ले सकते हो 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन 15 तक आपको जाना पड़ेगा फिर उस केस में। अब ये हो गया एक ऑप्शन। अब देखो आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, मेन मुद्दे पे आते हैं सर, काफ़ी टाइम लग जाता है ऐसे क्वेश्चन में। अब वो बोलता है कि व्हाट आर द अप्रोक्सीमेट इनडिफरेंस पॉइंट टू चेक वन ऑफ दीज पॉइंट्स। What is the indifference point mathematically between debt and common? डेट और इक्विटी शेयर, पहला वाला और आखिरी वाला जो है डेट वाला ऑप्शन और इक्विटी वाले ऑप्शन का इंडिफरेंस पॉइंट बताओ सर। खत्म। ठीक है, देखो पहले वाले और आखिरी वाले में
इंडिफरेंस पॉइंट बताएंगे। और इंडिफरेंस पॉइंट क्या होता है सर? इंडिफरेंस पॉइंट यानी कि ऐसा EBIT वेयर डेट एंड कॉमन इक्विटी will have same EPS। so EPS का फॉर्मूला लिखेंगे हम डेट के लिए भी इक्विटी के लिए भी, EBIT माइनस इंटरेस्ट। वो ये जो टेबल में हम करते हैं ना, यहाँ पे यही टेबल को फॉर्मूले के रूप में लिखना है आपको। सो EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं इसलिए माइनस PD नहीं लिख रहा मैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के लिए हम लिखेंगे E1, फिर वापस से EBIT माइनस इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय E2। सो EBIT तो हमको निकालना है, इंटरेस्ट है 8,40,000 का पहले वाले केस में, क्योंकि दो इंटरेस्ट है 480 और 360। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर यहाँ पे है 8 लाख के। दूसरे केस में सर EBIT निकालना है माइनस यहाँ पे इंटरेस्ट की अमाउंट 3,60,000 है सिर्फ। यस, और नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे 10,40,000। सही बात है, 10,50 सॉरी। अब करते हैं सॉल्व इसको। अच्छा 0.40 वाला किस्सा पहले निपटा लेते। 0.60 EBIT माइनस 5,04,000। .60 EBIT माइनस 2,16,000। 10,50। अब ये 10,50 को आप इधर लेके आओगे। जैसे ही 10,50 को इधर लेके आओगे तो इससे मल्टीप्लाई करो मत। 10,50 डिवाइडेड बाय 8 लाख है, पहले ये कैलकुलेशन कर लो। 10,50 डिवाइडेड बाय 8 लाख तो आंसर आता है 1.3125, यानी कि 1.3125 मल्टीप्लाइड बाय 0.60 EBIT माइनस 5,04,000। ये कैलकुलेशन आपका थोड़ा इजी कर देगा। 2,16,000 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 0.7875 EBIT माइनस 5,04,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.3125 6,61,500 इज इक्वल टू 0.60 EBIT माइनस 2,16,000। अब करें सॉल्व। देखो 6,61 को उधर ले जाओ और 2,16 को 0.60 EBIT को इधर ले आओ तो वो बचेगा 0.1875 EBIT इज इक्वल टू 661,500 पॉजिटिव माइनस 2,16,000। सो ये आपको देगा 4,45,000 500 EBIT 0.1875। सो ये आ गया आपका 2,376,000। मतलब अगर आपकी EBIT ये लेवल तक पहुंचती है ना सर, मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान देना। अब अगर आप अभी जो आपका EBIT वो 15 लाख का है, अगर आपका EBIT ये लेवल तक पहुंच गया ना 23,76,000, तब डेट वाले ऑप्शन में और लाख आखिरी वाला जो इक्विटी वाला ऑप्शन था दोनों में EPS सेम आएगा।
और ऐसे टाइम पे आप चूज नहीं कर पाओगे कि मैंने डेट रेस करना चाहिए 40 लाख का या इक्विटी रेस करना चाहिए 40 लाख का, क्योंकि दोनों से आपका ईपीएस सेम आएगा, अर्निंग पर शेयर, तो प्रॉफिट सेम आ रहा है, सब कुछ सेम आ रहा है। दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट। इंडिफरेंस पॉइंट का मतलब होता है ऐसा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना जिससे उन दो ऑप्शन में जो भी हम कंपेयर कर रहे हैं उन दो ऑप्शन का ईपीएस सेम आए। आगे सर देखो अब अगला पार्ट क्या बोलता है। अब विच अल्टरनेटिव डू यू प्रिफर, कौन सा अल्टरनेटिव आप प्रिफर करोगे, तीनों में से कौन सा अल्टरनेटिव आप प्रिफर करोगे? सबसे पहले तो इसका आंसर दे दो। इक्विटी अल्टरनेटिव is preferred as it has highest EPS, क्योंकि ये हमको हाईएस्ट ईपीएस दे रहा है इसलिए ये ऑप्शन प्रिफरेबल है 0.651 इक्विटी ऑल्टरनेटिव। ठीक है, ये तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, डिस्कशन क्या करना है इसमें। ईपीएस सबसे ज्यादा जिस ऑप्शन में आएगा वो ऑप्शन हम चूज करेंगे। अब लास्ट में क्या बोला है, हाउ मच वुड, ध्यान देना ये अच्छा पॉइंट है, हाउ मच वुड ईबीआईटी नीड टू इंक्रीज, कितना ईबीआईटी इंक्रीज होना चाहिए बिफोर द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव वुड बी बेस्ट। अब आप बोलो सबसे पहले कौन सा ऑल्टरनेटिव आप चूज कर रहे हो, इक्विटी। इसके बाद मुझे ये बताओ अगर इक्विटी नहीं करते तो कौन सा ऑप्शन चूज करते, बाकी दोनों में से डेट वाला ऑप्शन चूज करते क्योंकि उसका ईपीएस उसके बाद बढ़ा है 0.49। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो अभी 15 लाख का ईबीआईटी है ना वो कितने से और बढ़ना चाहिए, कितने से और बढ़ना चाहिए कि जिसके आगे मतलब उसके बाद अगर और बढ़ा तो हम इक्विटी को छोड़ के दूसरा ऑप्शन जो है बेस्ट वाला यानी कि डेट वाला ये चूज कर लेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देंगे आप लोग। अभी है हमारी इक्विटी 15 लाख, ईबीआईटी 15 लाख की, और 15 लाख के हिसाब से हमने कौन सा ऑप्शन चूज किया सर, इक्विटी वाला ऑप्शन चूज किया कि 0.65 आ रही है तो इक्विटी वाला ऑप्शन आप ले लो, प्रॉफिट वो पूरा आएगा, उसमें आपका ईपीएस ज्यादा है। क्वेश्चन ये बोलता है कि ये जो 15 लाख की ईबीआईटी है, अर्निंग है आपकी, ये कितने से और बढ़नी चाहिए कि उसके आगे और अगर बढ़ी तो आप इक्विटी का ऑप्शन छोड़ के डेट का ऑप्शन चूज करोगे। और ये कब करोगे पता है, जब डेट के ऑप्शन में ईपीएस ज्यादा आएगा। और डेट के ऑप्शन में ईपीएस कब ज्यादा आएगा सर, बहुत ही सिंपल, जैसे जैसे आप ईबीआईटी बढ़ाते जाओगे ना, जैसे जैसे 15 लाख से ईबीआईटी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इक्विटी का जो क्या बोलते हैं प्रोपोर्शन है वो, और डेट का जो प्रोपोर्शन ईबीआईटी है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, सॉरी डेट का जो ईपीएस है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। डेट का ईपीएस बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, इक्विटी का भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, डेट का ज्यादा से बढ़ रहा है, एक लेवल आएगा जहां पे दोनों सेम आएगा। ध्यान देना, अभी इक्विटी का इतना ईपीएस है, डेट का इतना है, ईबीआईटी बढ़ाओ ऐसा होएगा, फिर ऐसा होएगा, फिर ऐसा होएगा, और देखो यहाँ पे आके ना सेम हो जाएगा, यानी कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये फास्ट फास्ट बढ़ रहा है, दोनों सेम हो गया। अब अगर और ईबीआईटी बढ़ाया तो ये ऐसा हो जाएगा, और अब आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे डेट वाला क्योंकि इसकी ईपीएस ज्यादा है। क्वेश्चन यही बोल रहा है कितना आपका बढ़ना चाहिए ईबीआईटी, बहुत ही सिंपल, यह है आपका पॉइंट जहां पे ईपीएस दोनों का सेम आता है। इतना, इसके ऊपर अगर ईबीआईटी गया तो फिर आप डेट का ऑप्शन चूज कर लोगे। अभी कितना है, एक सेकंड ना, ध्यान दो, लिखा के दे रहा हूं सब कुछ।
जमा के आपको इतना, therefore increase in EBIT required माइनस 15 लाख। अभी सर इतना है 15 लाख, 2376 तक पहुंचे तब तक बढ़ सकती है, सो दैट इज 876। खत्म। इतना अगर EBIT बढ़ा तो अब दोनों का EPS सेम हो जाएगा, और इसके ऊपर आप कुछ भी EBIT बढ़ा लो, डेट ऑप्शन विल बी प्रिफर्ड। 10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, थोड़ी बड़ी अमाउंट बढ़ाना तो डिफरेंस समझ में आएगा। सो इसमें आप 10-20 हज़ार रुपये और डाल के देखो, 876 बढ़ा लो, यानी 2376 के ऊपर और 10-20 हज़ार बढ़ा के देखो, और फिर EPS निकालो, आपको डेट वाले ऑप्शन का EPS ज़्यादा मिलेगा। क्रॉस चेक करके देखना। आई क्या बात समझ में? ये लास्ट वाला पॉइंट लिख लो, मैं 2 मिनट के लिए वेट करता हूँ, ठीक है? आइए सर ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन था, काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आई होप आपको ये समझ में आया, इसलिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया। अब ये जो 7 नंबर का क्वेश्चन है सर, ये सिंपल है, बहुत इजी है, ये आप लेंगे होमवर्क के लिए। ये बढ़िया कर देते हैं सर आप, इतना बड़ा हमको करा दिया क्वेश्चन, और अब ये होमवर्क देना शुरू कर दिया आपने। अब आओ सर इस पे, ये भी आप कर सकते हैं क्या? नहीं, ये हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा फ्रेश माइंड से दिमाग लगाना, ठीक है? और अगर आपका लिखना बाकी होगा आप लिख लो पॉज करके पुराना वाला क्वेश्चन का आंसर, तो वहाँ से अब निकल जाओ। अब थोड़ा सा कुछ अलग देखने वाले हैं हम, ठीक है? ध्यान दो। अल्फा लिमिटेड एंड बीटा लिमिटेड आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर कैपिटल स्ट्रक्चर। 2 कंपनी है सर, दोनों सेम है, लेकिन दोनों का सब कुछ सेम है, लेकिन दोनों का पैसा रेज करने का तरीका अलग है, कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है। अल्फा लिमिटेड का अगर आप ध्यान दोगे तो 50% है डेट और 50% है इक्विटी। बीटा लिमिटेड का 20% है डेट और 80% है इक्विटी। ये है कैपिटल स्ट्रक्चर में डिफरेंस दोनों केस में।
अल्फा बीटा, डेट इक्विटी। यहाँ जो है सर 50-50 का रेशो है और यहाँ जो है सर 20-80 का रेशो है, मतलब डेट 20-80% है आपका इक्विटी। ऑल परसेंटेजेस आर इन मार्केट वैल्यू टर्म्स। द बोरोइंग रेट फॉर बोथ द कंपनी इज 8% इन अ नो टैक्स वर्ल्ड, मतलब कोई टैक्स नहीं है ये मान के चलो, एंड कैपिटल मार्केट्स आर परफेक्ट। ठीक है सर। सो डेट वाला जो पोर्शन है उस पे लगेगा 8% दोनों केस में। ये परसेंटेज है, 50% वैल्यू यहाँ, 50% कैपिटल स्ट्रक्चर यहाँ पे, ऐसे करके 100% होता है। इफ यू ओन, अरे यार एक सेकंड होल्ड करना बस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉल है। Sorry. So if you own 2% of the shares of Alpha Limited, what is your return if the company has net operating income of 3,60,000? आपके पास में क्या है? इक्विटी। 2% कंपनी के शेयर से मतलब इक्विटी है। और क्या पूछा जा रहा है? रिटर्न। तो किस पे रिटर्न निकालेंगे? रिटर्न ऑन इक्विटी। उसने ऐसा नहीं बोला रिटर्न ऑन इक्विटी निकालो, लेकिन उसने बोला आपके पास में इक्विटी है और आप उस पर रिटर्न निकालो, तो ये हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। नेट ऑपरेटिंग इनकम जो दिया है वो है 3,60,000, यानी कि EBIT। और ये किसकी बात चल रही है सर? अल्फा लिमिटेड की चल रही है सिर्फ, अभी बीटा का छोड़ दो आप। एंड द ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ द कंपनी इज 18%। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18%। व्हाट इज द इम्प्लाइड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी? यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट रख दिया रिटर्न ऑन इक्विटी। क्वेश्चन में 2 बार एक ही चीज पूछी, मतलब एक ही चीज निकालना है आपको, रिटर्न ऑन इक्विटी। ध्यान दो। अब कहीं तो आपने कुछ पढ़ा था, वहां लेके जाऊंगा पहले तो समझ में आएगा। वैल्यू ऑफ द कंपनी हमने पढ़ा था, ये कुछ याद आ रहा क्या आपको? अर्निंग कैसे निकालोगे? किसी भी कंपनी के अर्निंग निकालना है तो अर्निंग इंटू कैपिटल, अर्निंग इज इक्वल टू कैपिटल इंटू कॉस्ट। ये समझ में आया? आप एक काम करो, कैपिटल को वही रहने दो, कॉस्ट को लेके जाओ उधर में, तो कैसा फॉर्मूला बनेगा? अर्निंग्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट। यानी कि अर्निंग्स को कैपिटलाइज करना बोलते हैं जब अर्निंग्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट करते हो, तो अर्निंग्स को कैपिटलाइज करना, तो उससे क्या आएगा? कैपिटल आएगा। सो ध्यान दो। एग्जाम्पल देता हूं मैं। आपने कैपिटल लगाया किसी कंपनी में 100 रुपए का, और आपका उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 8% का, तो आपकी अर्निंग कितनी होएगी सर? 8 रुपए की होएगी ना। यानी कि अब अगर मेरे पास में ये 2 दिए हुए रहे, तो क्या मैं इससे कैपिटल पता कर सकता हूं? हाँ सर। अर्निंग्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट, यानी कि 8 डिवाइडेड बाय 8% करोगे तो 100 आता। जमाना 3 में से कोई भी 2 वैल्यू दी हो, तीसरी निकल सकती है। वैसे ही इस क्वेश्चन में हमको करना है। हमको ऑपरेटिंग इनकम दिया हुआ है EBIT, ठीक है। अब ध्यान दो, ठीक है। ऑपरेटिंग इनकम कितनी दिया हुआ है? 3,60,000। इसमें से क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट जो भी होगा। फिर क्या आएगा? EBT। और कोई टैक्स है नहीं, कोई टैक्स नहीं है, तो इसी को मैं बोलूँगा EAT, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दोगे तो इसमें डेट का भी कुछ प्रोपोर्शन नहीं है ना, 8% है, सिर्फ इतना लिखा है, ठीक है, चलेगा, इनफ। ये जो कैपिटल होता है, ये जो अर्निंग है, ये किसकी है सर? ये 2 लोगों की अर्निंग है, डेट प्लस इक्विटी वालों की। ये अर्निंग होती है सिर्फ डेट वालों की, और ये अर्निंग होती है सिर्फ इक्विटी वालों की। इतना मानते हो क्या आप? मानते हैं सर। डेट का परसेंटेज दिया है 8। अगर डेट की अर्निंग होती, ध्यान दो, डेट की अर्निंग होती तो डिवाइड बाय 8% करके मैं यहां पे कैपिटल निकाल लेता, तो ये कैपिटल निकलता डेट का।
इक्विटी की कॉस्ट तो हमको निकालना बोला है, यही चीज़ है जो हमको निकालना है, ठीक है। और अगर हमारे पास में अर्निंग होती, अर्निंग डिवाइडेड बाय कॉस्ट करके हम कैपिटल निकाल लेते, लेकिन ये भी नहीं है। हमारे पास में एक चीज़ दी हुई है, हमारे पास में 3,60,000 की अर्निंग है जो दोनों की है, प्लस दोनों का कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है 18%। सो अब ध्यान दो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। ये मिसिंग फिगर्स है आपके, कहाँ कहाँ मिसिंग है मैं ये बता देता हूँ आपको। ये मेन आंसर है आपका, उसके बाद ये आपकी फिगर्स मिसिंग है इतनी। अब आप सबसे पहली स्टेप लेंगे, सर अर्निंग है 3,60,000 दोनों की, दोनों का रेट दिया हुआ है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं इसे 18%। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 18% करो, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी कैपिटल ऑफ बोथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ पहले, कैपिटल एम्प्लॉयड EBIT डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कैपिटल 3,60,000 सही है, डिवाइडेड बाय 18%, ये आ गया 20 लाख। सही किया ना। ठीक है, सही है। तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 20 लाख का आपका। तो क्या मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ सर? लिख दो। अब ध्यान दो, हम कौन सी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं सर? हम अल्फा लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हमारा रेशियो जो है 50-50 का है, डेट और इक्विटी का। टोटल वैल्यू पता चल गई 20 लाख की, तो आप 50-50 निकाल सकते हैं, कितना? 10 लाख। और यहाँ भी हो गया 10 लाख। ज़रा सा होल्ड करना। कोई बोल ही नहीं रहा था दूसरे साइड में। सो 10 लाख आपको समझ में आया, ये 50-50। अब ध्यान दो दूसरी चीज़, अब मेरे पास में डेट की वैल्यू दी है 10 लाख, डेट का इंटरेस्ट रेट दिया है 8%। तो क्या मैं इंटरेस्ट की अमाउंट निकाल सकता हूं? मैंने कहा था कोई भी दो फिगर आ गए तो तीसरे निकाल सकते हो आप। सो $80,000, ये आपने डाल दिया 80,000 यहाँ पे। अब बैलेंस कितना आया? 360 में से 80 गया तो 280, 2,80,000 का आपका बैलेंस आया। अब ध्यान दो, आपके पास इक्विटी कितना? 10 लाख। अर्निंग इक्विटी की कितनी? 2,80,000। क्या आप ये वाली फिगर निकाल सकते हैं? रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल सकते हैं। फाइनल आंसर, मैंने बोला दो चीज कोई भी दियो, ROE इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इक्विटी की वैल्यू। सो अर्निंग आफ्टर टैक्स है 2,80,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी की वैल्यू 10 लाख, 28%। दिस इज योर फाइनल आंसर। यानी आप इक्विटी पे कितना कमा रहे हो? 28%। देखो क्रॉस चेक करके बताता हूँ कुछ चीज़ें आपको। हम WACC कैसे निकालते थे सर? आप ले लो वेट कॉस्ट और वेट इनटू कॉस्ट, डेट और इक्विटी, ये रफ है। वेट है 50, वेट है 50 क्वेश्चन में दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसकी है 8%, इसकी है 28%। कोई टैक्स नहीं है तो 1 - T नहीं कर रहा हूँ। 8 का आधा करोगे 4, 28 का आधा करोगे यानी 28 का आधा करोगे 14, यानी कि 18%। यही आपका आंसर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 18%, ये ऐसे आई है। पता चला? आगे बढ़े? ठीक है सर, बढ़ते हैं।
रफ वर्किंग है ये, ठीक है। आओ सर सेकंड वाला पार्ट देखते हैं। बीटा लिमिटेड, ये था आपका पहला पार्ट। अल्फा, दूसरा पार्ट क्या बोलता है, ध्यान दो। बीटा लिमिटेड हैज द सेम नेट ऑपरेटिंग इनकम, इसका भी ईबीआईटी कितना है सर, 3,60,000 का। इसका ईबीआईटी कितना है, 3,60,000 का। व्हाट इज द इम्प्लाइड रिटर्न ऑन इक्विटी, इसमें भी आरओई निकालना है आपको, जैसे आपने पहले निकाला था। इसमें कुछ अलग तरीके से निकालेंगे। इसमें बताओ कि रिटर्न ऑन इक्विटी कितना होगा एंड व्हाई डज इट डिफर फ्रॉम द अल्फा लिमिटेड, और ये अल्फा लिमिटेड से हट के क्यों आ रही है। सेम तरीका, सब कुछ सेम वापस निकालोगे। आपने टोटल कैपिटल 20 लाख का ऑलरेडी निकाल चुके हो। 20 लाख का आपने अल्फा लिमिटेड में 50-50 किया था क्योंकि रेशियो 50-50 था, लेकिन अब बीटा लिमिटेड में 50-50 नहीं है। दिस इज 20-80, डेट 20%, इक्विटी 80%। सो ध्यान देंगे सर, ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट तो आता है आपका ईबीटी या ईएटी, ठीक है। यहाँ मैं कैपिटल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं रिटर्न या कॉस्ट बोलो। रिटर्न होता है इन्वेस्टर के एंगल से, कॉस्ट होती है कंपनी के एंगल से, सेम। ईबीआईटी है 3,60,000, ठीक है। और ये आपका 20 लाख का भी फिक्स हो गया क्योंकि इसका भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम है, 18%। ये इतना तो फिक्स है। अब देखो 8% इसका है, और कैपिटल में डेट जो है ये हो गया डेट प्लस इक्विटी, दिस इज डेट एंड दिस इज इक्विटी। अब अगर आप देखोगे 20 लाख का सिर्फ 20% यानी कि 4 लाख रुपए का डेट है, तो 4 लाख पे 8% कितना होता है सर, 32,000। ये माइनस कर दो। अब माइनस करने के बाद में हमारे पास में इक्विटी का कितना कैपिटल बचा है, 16 लाख का, और हमारे पास में अर्निंग कितनी बची है, 360 माइनस 32 यानी कि 328। अब बोलो क्या आप ये वाली फिगर निकाल सकते हो, यही तो निकालने बोला है क्वेश्चन ने। निकाल सकते हैं सर, 328 डिवाइडेड बाय 16 कर दो। 360 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो 18 आएगा, 32 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, 4 लाख करोगे तो 8% आएगा, और 328 डिवाइडेड बाय 16 करोगे तो उसका रिटर्न आ जाएगा जो क्वेश्चन निकालने बोल रहा है। तो लिखेंगे कैसे सर एग्जाम में, सबसे पहले डेट का इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 20 लाख टोटल कैपिटल है इंटू 20% इंटू 8%, 32,000। फिर अर्निंग आफ्टर टैक्स 3,60,000 माइनस 32 तो आता है आपका 328, और देन रिटर्न ऑन इक्विटी 328 इक्विटी कैपिटल, सो 328 डिवाइडेड बाय 16 लाख करो, 20.50%। समझा क्या। अगर अल्फा लिमिटेड में पैसा डालते हो तो हर 1 रुपए पे 28% की कमाई होगी, लेकिन बीटा लिमिटेड में अगर आप पैसा डालते हो इक्विटी में तो हर 1 रुपए पे सिर्फ 20% 20.50% की कमाई होगी। तो क्वेश्चन आगे ये पूछता है कि सर दोनों कंपनी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ कैपिटल स्ट्रक्चर अलग है, और कैपिटल स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी में इतना फर्क आ गया, 28% से 20.50% गिर गया बीटा में, बीटा लिमिटेड की जो कंपनी। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाई डज इट डिफर फ्रॉम द अल्फा लिमिटेड। अब आपको रीजन देना पड़ेगा यहाँ पे कि अल्फा लिमिटेड से ये कम क्यों है, कम आ रही ना, डिफर बोला है वहां पे, ज्यादा हो कम हो दोनों का रीजन दो यहाँ पे, व्हाई डज इट डिफर। ध्यान दो अब ये लिखना पड़ता। आरओई जो है आपका, समझाता हूं साथ साथ में, ऑफ बीटा लिमिटेड इज
less than that of Alpha Limited, because Beta Limited has less debt capital in its structure, which is available in the market at 8%, means या फिर at cheaper cost, that is 8%. ध्यान दो, इक्विटी में जितना, इक्विटी से जितना पैसा आप मंगाओगे ना, उतनी उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, क्योंकि इक्विटी पर रिटर्न ज़्यादा देना पड़ता है, और आपके पास में उतना ही पैसा आप ला सकते हो डेट वालों के थ्रू, और उस पर सिर्फ 8% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और डेट पे इंटरेस्ट कम देना पड़ रहा है। अब आप सोचो, मैं इक्विटी होल्डर हूँ आपकी कंपनी में, मैं आपसे 28% एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। होता क्या है, चलो एक कंपनी लेते, उसमें आप भी इक्विटी होल्डर हो, मैं भी इक्विटी होल्डर हूं, ये एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, एक और कंपनी जिसमें आप इक्विटी होल्डर हो और कोई और डेट होल्डर है। तो क्या होता है ना, अगर पहले वाली कंपनी में हम दोनों इक्विटी होल्डर थे, 20 रुपए की कमाई आधी आधी बटेगी 10-10 रुपए में, बात बराबर है, क्योंकि दोनों इक्विटी है तो 10 रुपए आपको मिला। वो वाली कंपनी में क्या होता, आप इक्विटी, कोई और डेट होल्डर होता, तो ओनर कौन है कंपनी का, सिर्फ आप हो। 20 रुपए की कमाई में सामने वाले को कितना देना है, सिर्फ 8 रुपए देना है सर, क्योंकि वो सस्ता है ना, 8 रुपए दे के निपटा दो। कितना बचा आपके लिए, 12। बताओ कौन सी कंपनी में आपके लिए ज़्यादा बचा, जिस कंपनी में आपने डेट से कैपिटल रेज किया था। इक्विटी में और इक्विटी लाओगे तो पैसा बट जाएगा, तो आपको कम मिलेगा। दूसरे वाले केस में, बीटा लिमिटेड में यही किया हमने, इक्विटी 80% कर दिया, बहुत इक्विटी कर दिया, और सिर्फ डेट का प्रोपोर्शन 20% रखा। डेट और बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, तो क्या होता है, कैपिटल तो उतना ही आता है आपके पास में जितना इक्विटी से आता है, लेकिन डेट में खर्चा कम होता है। तो क्योंकि खर्चा कम हुआ, 10 में से 8 ही देना पड़ा, तो 2 रुपए जो उस देने के बच गए थे वो अब आपके हिस्से में आएंगे, इसीलिए वो 28% यानी 28% आ रहा था। लॉजिक बहुत ही सिंपल। मैं यहां पे वापस करके पहले लिख देता हूं, ठीक है। हाई डेट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट फॉर इक्विटी, thus हायर ROE। अब ध्यान दो, कंपनी है, कंपनी भी, इसमें 20 रुपए की कमाई, इसमें 20 रुपए की कमाई, दोनों में। पहले वाली कंपनी में दोनों इक्विटी होल्डर, इक्वल प्रोपोर्शन, तो 20 रुपए किसमें, 10 रुपए 10 रुपए, दिस इज यू, बटा ना 10-10 रुपए, ठीक है। दूसरे वाले केस में आप डेट और इक्विटी ले लो, दिस इज यू। अब ये क्या, क्योंकि सस्ता है डेट, तो इसको 8 ही रुपए देने पड़ रहे हैं, 4 ही रुपए देने पड़ रहे हैं। बचा कुचा किसका पैसा होता है, 12। बोलो कहाँ पे रिटर्न ज्यादा आएगा। आपने यहाँ पे भी 100 रुपए लगाए थे, आपने यहाँ पे भी 100 रुपए लगाए थे, इन्वेस्टमेंट आपका दोनों में सेम है। यहाँ आप कितना कमा रहे हो, 10
डिवाइडेड बाय 100 10%। यहाँ आप कितना कमा रहे हो, 12 डिवाइडेड बाय 100 12%। तो हुआ ना दूसरे केस में रिटर्न आपका ज़्यादा। यही चीज़ थी, ये वहाँ पे आपको 28 दिख रहा है और ये वहाँ पे आपको 20.50% दिख रहा है। कम क्यों दिख रहा है? क्योंकि इक्विटी में पैसा बढ़ गया, क्योंकि आपने इक्विटी बहुत लगा दिया वहाँ पे 80% और दूसरे केस में सिर्फ 50%। आई क्या बात समझ में? आगे बढ़े, क्वेश्चन यहाँ पे होता है ख़त्म। ये वाला पार्ट आप लेंगे होमवर्क के लिए, सेम जैसा हमने अभी किया ना वैसा ही है। मार्केट वैल्यू निकालनी है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो ये 18% दिया हुआ था हमारे केस में, अब आपको निकालना है। ये बहुत ही आसान है, आप निकाल सकते हो। कैपिटल ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसा आएगा, EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों का डेट प्लस इक्विटी का यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी आ जाएगी, दिक्कत नहीं है। 16% दिया हुआ है, अर्निंग आफ्टर टैक्स है, डिवाइड कर दो 16%, आपको मार्केट वैल्यू इक्विटी की आ जाएगी। वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ द फर्म इक्विटी प्लस डेट, ध्यान दो, इक्विटी प्लस डेट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। डेट की ऑलरेडी 20 लाख दी हुई है आपको, इक्विटी की आपने पहले निकाल ली, दोनों को ऐड कर लो। आगे बढ़ता हूँ सर, ये देखने दो अब आपके लेवल का है क्या। कैलकुलेट द लेवल ऑफ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एट विच EPS इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। इसमें भी EPS इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। एक ऑप्शन है आपके पास में कि टोटल 10 लाख रुपए रेज करने हैं। पहले वाले ऑप्शन में इक्विटी 6 लाख, डिबेंचर 4 लाख, ऐसे 10 लाख। दूसरे वाले ऑप्शन में इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर 4, 2 और 2। तो दूसरे वाले ऑप्शन में इंटरेस्ट भी आएगा आपका, डिविडेंड भी आएगा। और इंडिफरेंस पॉइंट निकाल के बताओ, बस यही दिया, और कुछ नहीं निकालना आपको उसमें। तो 10वां भी आप ही करेंगे, 11th भी आप ही करेंगे, इसमें भी आपको इंडिफरेंस पॉइंट ही निकालना है। ये देखो, तो ये होमवर्क है। 12th वाले में मॉडिग्लानी मिलर यूज होता है और ये हम खुद देखेंगे इस क्लास में, यानी कि अगले वाले क्लास में। सो फिलहाल के लिए इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 से आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या हमको सीखने मिलता है। फिलहाल के लिए बाय बाय।